आज हमारे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के जो कामकाज हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, उन सभी को आम जनता तक सुलभ रूप से हम पहुंचा सकें, इस कड़ी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, कमिश्नर हेल्थ श्री संजीव झा जी, हमारे आयुष विभाग के डायरेक्टर श्री राजेंद्र कटारा जी, CGMSC से श्री उज्ज्वल पोरवाल जी, हमारे बीच में यहाँ बड़ी संख्या में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे रायपुर के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के सभी मीडिया के साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का, बहनों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज प्रेस वार्ता से पूर्व मेरे मन में एक विचार आ रहा था, और वो विचार अभी बैठे बैठे स्वस्थ बस्तर अभियान को देखा तब आया। मैं इस अभियान को लेकर बड़े भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत 13 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने स्वयं किया, और मेरे मन में ये भाव आया कि ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य का काम किया होगा, जो स्वास्थ्य जैसा विभाग में काम करने का, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश और बस्तर जैसा इलाका जो नक्सलवाद से अभी अभी मुक्त हुआ है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप सब लोगों को, आप सब लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। लेकिन सब हम लोग जब देखेंगे तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग मेडिकल की दवाइयाँ नहीं देखे थे, डॉक्टर नहीं देखे थे, नर्सेस नहीं देखे थे। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ मीलों मील कोई सड़क नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद के चलते हमारी सुविधाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती थी। ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में भी अंदर तक जाकर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान सफल कराया, मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी कर्मियों को, सभी उस काम में लगे, अभियान में लगे सभी डॉक्टर को, नर्सेस को, मितानिन को, उनके साथ सहयोगी के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के सचिव, सरपंच और सभी जनप्रतिनिधियों को आज बधाई देता हूं कि हमारा जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का जो 36 लाख के आसपास की आबादी जो ऑन द रिकॉर्ड रहा है, उसके अगेंस्ट में 34.5 लाख, क्योंकि कई लोग बाहर काम करने भी जा चुके हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, ऐसे डाटा मैच नहीं होने की वजह से हमें मान के चल रहे हैं हम लोगों ने 100% इस अभियान का पूर्णता कर लिया है। और एक सफल अभियान के पूर्ण होने पर मैं समस्त बस्तर की जनता को और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना को बहुत ही सुगमता से, सफलता से पूर्ण हुआ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से जब हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की तो लगभग 1100 के आसपास वहाँ के जो चिन्हित जगह हैं वहाँ से लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसका शुरुआत किया गया, और लगभग 1300 के आसपास की टीम उस अभियान में शामिल हुई। ये अभियान हमारा 1 महीने का था, लेकिन इसकी सफलता और कामयाबी दोनों को देखते हुए और बचे हुए क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों को हमने अभियान को 1 माह के आसपास को और बढ़ाया, और आज हम लोग इस अभियान को पूर्ण करके मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का दूसरा चरण, जिसमें अभी मैं क्लियर करूंगा कि पहला चरण क्या था, जो हम लोगों ने 34,29,000 लोगों का जो स्क्रीनिंग किए, उसमें हर घर तक हमारी स्वास्थ्य की टीमें पहुंचकर उसमें मितानिन, उसमें नर्सेस, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ,
उसमें डॉक्टर, जहाँ जो जिस स्तर पर हमको सुविधा थी, और उसमें सपोर्ट के लिए आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बराबर सहयोग किया। और जांच में हम लोगों ने उनके ब्लड टेस्ट किए, उनके बीपी देखे, उनके और भी छोटे छोटे जो वहाँ तत्काल हम जिसको देखकर चिन्हित करके दवाइयाँ दे सकते थे, ऐसे बीमारियों की दवाइयाँ भी दी। और इसके बाद लगा कि जब कोई पेशेंट तत्काल वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे अगला सेंटर में उसको भेजा गया। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसमें कोई हेल्थ सुविधा नहीं है, वहाँ जांच किए, 5 लोगों को बुखार आ रहा है, तो उन लोगों को किट के माध्यम से जांच तो किए, लेकिन अगर नहीं उसका पता चल पाया क्या है, तो उसको नज़दीकी पीएचसी या सीएचसी केंद्रों में भेजा गया। और लगा कि वहाँ से भी ठीक नहीं होगा, तो जगदलपुर में हम लोगों ने भेजे। और लगा जगदलपुर में भी ठीक नहीं है, तो उसको अपनी एम्बुलेंसेस करा के ऐसी सुविधाओं के माध्यम से हम लोगों ने रायपुर में भी भेजकर इलाज कराने का काम किया। और कुछ लोगों का भी इलाज प्रक्रियाधीन है। और ये अभियान हमारा सेकेंड चरण का, जो चिन्हित लोग हैं उनको इलाज कराने का, हमारा 31 अगस्त तक का हमने दूसरा चरण में भी रखा है। चूँकि वो कई बीमारियां ऐसे तत्काल ठीक नहीं होते, उनको लंबा टाइम भी लगता है, इसलिए सेकेंड चरण के जो अभियान है उसको 31 अगस्त तक हम लोगों ने रखे हैं। इसमें 60,000 से अधिक ऐसे मरीज मिले जिनको स्पॉट से उसके हायर सेंटर में हमको भेजना पड़ा। इसके साथ 10,938 जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो हमारी माताएं हैं, जिनको डिलीवरी के समय जान का खतरा हो सकता है, ऐसे 10,938 गर्भवती माताएं चिन्हित की गई। उनको विशेष निगरानी में देखभाल के साथ हमने उनका इलाज प्रारंभ किया है। इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान एक नक्सलवाद के समाप्ति के बाद एक बड़ा अभियान था, और मुझे बताते हुए आप सबको हर्ष हो रहा है। दूसरा, हम जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बातचीत करें, तो प्रदेश में विगत 2.5 सालों में 11 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 सिविल हॉस्पिटल, 3 मातृ शिशु चिकित्सालय, 4 मानसिक चिकित्सालय, 1 नेत्र चिकित्सालय जो राज्य स्तर का जो रीजनल इंस्टीट्यूट के रूप में काम करेगा, 4 इमरजेंसी हेल्थ क्लिनिक एवं 100 बिस्तरी जिला चिकित्सालय का स्थापना एवं स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 45 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन कर उसमें विशेषज्ञ एवं उनके भवन का निर्माण का कार्य हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को और गुणवत्ता युक्त करने के लिए कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इस दृष्टि से हम सब लोगों ने इस प्रदेश में जो हमारे चाहे विशेषज्ञ डॉक्टर हों या मेडिकल ऑफिसर्स हों, स्टाफ नर्स हों, पैरामेडिकल के जो हमारे कर्मचारी हों, या अन्य स्वास्थ्य कर्मी के हजारों पदों की नियुक्तियां हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 100 मेडिकल ऑफिसर और 100 स्पेशलिस्ट की भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है नियमित की। अभी मैं ये चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बारे में आप सब लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा पार्ट में आएगा, इसलिए उसको मैं सेपरेट बताऊंगा। अभी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जिला हॉस्पिटल और उससे नीचे की बातचीत बता रहा हूँ, तो इसमें हमने 200 रेगुलर भर्ती निकाल रहे हैं। 525 नर्सेस और पैरामेडिकल की भर्ती व्यापक माध्यम से हम लोगों ने करा लिया है। उनकी पदस्थापना शीघ्र हम करने जा रहे हैं रेगुलर की। उसके अलावा एनएचएम से लगभग हमने 3000 जो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की भर्ती प्रक्रिया या तो हम कर चुके हैं या अंतिम स्टेज में हैं। इसी प्रकार जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट एनएचएम से लगभग 700 पदों हमने इन 2 सालों में भरने का काम किया है, और 300 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 1000
नए डॉक्टर इन 2 सालों में हम लोगों ने भरने का काम भी किया है। इसके साथ चूंकि बॉन्ड भी एक महत्वपूर्ण सेवा है, हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है, और उसको लगातार हम समय पर उनकी भर्तियां भी किए हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले समय छात्रों की मांग पर हमने जो एमबीबीएस की जो बॉन्ड है उसको 2 साल से 1 साल कर दिए हैं, और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि हम नियमित भर्ती करके आने वाले समय में बॉन्ड को समाप्त करने पर भी हम विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने मातृ एवं शिशु सुधार कार्यक्रम की बात करूं तो प्रदेश में ये बताते हुए मुझे कोई बड़ी खुशी तो नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति में अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब हमारी सरकार बनी और जब मैंने दायित्व संभाला तो मातृ मृत्यु दर में के मामले में हम पूरे देश में सबसे नीचे पायदान पे थे, मतलब सबसे खराब स्थिति में थे, एकदम अंतिम हमारा था। लेकिन इन 2 सालों में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको कि उनके लगातार एक हमने अभियान हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो ऐसी माताएं जिनको गर्भ धारण के बाद उनके जो डिलीवरी तक में कहीं उनके जान को जोखिम और खतरा होता था, ऐसे माताओं की पहचान कर उनको सतत निगरानी में रखकर हमने डिलीवरियां कराई। और उसका परिणाम हुआ कि जो मातृ मृत्यु दर पहले 146 था छत्तीसगढ़ का, वो घटकर 124 हो गया, 22 पायदान नीचे हुआ। देश में हम आज नीचे से चौथे स्थान पे हैं, क्योंकि नीचे में 0 में थे तो अब हमने 4 पायदान ऊपर हुए हैं। ये संतोषजनक नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हमने प्रयास किया है। और इस प्रयास को देखते हुए भारत सरकार ने 450 करोड़ रुपए का हमें प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव इन कार्यक्रमों के विस्तार के लिए भारत सरकार ने दिया है। और हम उसी आधार पर आने वाले समय में 116 ऐसे केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, जो हमारी पुरानी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उन्नयन करके सारी व्यवस्थाएं करके एफआरयू जिसका नाम देंगे, जहां पूर्ण रूप से गर्भवती माताओं की डिलीवरी से लेकर जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनकी रक्षा, इन सब का हम इंतजाम उसमें कर रहे हैं। मलेरिया की बातचीत करें, मलेरिया नियंत्रण की दिशा में मैं बात करूं तो जब हमारे मलेरिया की बात होती है तो बस्तर अभी भी मलेरिया प्रभावित है। जब मैं इस पर थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं मलेरिया प्रभावित और खुद लंबे समय तक मलेरिया प्रभावित था। जब मेरी जांच हो तो पॉजिटिव ही निकलता था। और ये 98 की बात मैं बता रहा हूँ। ये तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को खड़गवां, जो हमारा एमसीबी जिला अभी वर्तमान में है, पुराना सरगुजा जिला था, एक ही था, वहां उनको आना पड़ा था मलेरिया के लिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 सालों में सरगुजा मलेरिया मुक्त भी हुआ और नक्सल मुक्त भी हुआ। वहां नक्सल भी हावी हो गए थे और मलेरिया भी हावी हो गए थे। ये बड़ी उपलब्धि डॉक्टर रमन सिंह जी के समय सरगुजा के लिए हुआ था। और बस्तर क्षेत्र मलेरिया प्रभावित रहा है, और उस पर लगातार जब हम बात करेंगे तो उसको मापने का उसका जो सूचकांक है वो एपीआई होता है, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, जो परजीवी सूचकांक, वार्षिक परजीवी सूचकांक बोलते हैं। तो एक जमाने में इनकी जो पॉजिटिविटी दर था 5.21 था, उससे घटकर 4.60 तक हुआ। फिर ऐसे करते करते जब हमारी सरकार आई तो 1 से ऊपर आसपास में था, जो घटकर अभी पिछले साल का डाटा हमारे पास है 0.90 हो चुका है, 1 से कम हो गया है। और उम्मीद है कि इस वर्ष जब हमारे आंकड़े आएंगे तो 0.5% से कम होगा। और इसके लिए लगातार हमारी जो लोगों की ब्लड का टेस्ट है, वहाँ फॉगिंग्स है, लोगों के अवेयरनेस करने का काम है, वो 14 चरण का पूर्ण हो चुका है। 14वां चरण चल रहा है, 13 पूर्ण हो चुका है। और जल्द ही हम लोग मलेरिया पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी 3 बच्चों की मलेरिया से मृत्यु भी हुई है। मैं किसी बात को छुपाना भी नहीं चाहता प्रेस के सामने, लेकिन मैं ये कहकर अपना पीठ नहीं थपथपा सकता कि कम मौतें हुई हैं। मौत अगर एक भी होता है
तो हमारी जवाबदारी है हम उसको प्रयास करते रहें। और हमारे हेल्थ वर्करों ने प्रयास किया, रात रात भर जगकर मलेरिया के उन चिन्हित लोगों का जांच करके उनको लाने का काम किया है। मैं भी बस्तर संभाग में कांकेर में स्वयं गया था, वहाँ मलेरिया पीड़ितों से भी मिला, उनके परिजनों से मिला, पूरे संभाग की बैठक भी हमने ली। लेकिन आप लोगों के नॉलेज में एक डाटा मैं देना चाहता हूँ कि जिस मलेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, कभी सन 2000 में 16.80 था, 63 मृत्यु सन 2000 में हुई थी। फिर 2005 की बात करें तो घटकर वो आधा हुआ, उसका एपीआई 8 हो गया। इसके बाद 2015 में घट के 5.21 हो गया। उस समय 2015 में 21 मृत्यु हुई थी। 2020 की हम बात करें 5-5 साल के स्लेब में, तो काफ़ी गिरावट आई और 1.17 एपीआई हो गया, लेकिन 34 मौतें उस समय हुई। फिर 2025 में घटकर 0.90 हो गया ये एपीआई। पिछले साल 12 मौत हुई थी। हमारा प्रयास है कि ये मृत्यु का आंकड़ा जो है जीरो रहे और उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ की पूरी टीम काम कर रही है, मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और हम लोग इस दिशा में प्रचार प्रसार भी लगातार कर रहे हैं। हमारे पास उसके पर्याप्त जांच के किट हैं, छिड़काव हेतु सभी जगह हमारे जो डीडीटी का दूसरा फार्म आता है वो पहुंच चुका है, वो पाउडर सभी जगह टीमें बनाई जा चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय भी हमारे यहाँ मंत्रालय स्तर पर भी और नीचे में भी कलेक्टर के माध्यम से सभी जिलों में हमारा वो अभी हो चुका है और उस दिशा में काम करने हम जा रहे हैं। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बात करें तो एक पूरे देश में हमको इसकी स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सराहा गया है और हमारा छत्तीसगढ़ टीबी मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हमारे लगभग 4,500 के आसपास पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं और जो निक्षय निरामय अभियान है उसके साथ निक्षय मित्र बनाने वालों में देश के अग्रणी 5 राज्यों में से हमारा राज्य शामिल है। इसके लिए आप सब लोगों को, यहाँ के व्यवसायी बंधुओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सोशल वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया और देश में टीबी उन्मूलन की दिशा में हम सब लोगों का नाम ऊंचा किया। गैर संचारी रोगों की हम बातचीत करें तो राज्य में 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग कर उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कैंसर जैसी बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था की पहचान सुनिश्चित की गई है। कैंसर उपचार को सुलभ बनाने के लिए जिले में 26 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी प्रारंभ हमने किया है। ये मेडिकल कॉलेज टर्सरी केंद्र से अलग है। 26 ऐसे हमारे जिले हैं जहां हम कीमोथेरेपी प्रारंभ किए हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही डायलिसिस एक समय में कुछ ही लोगों और कुछ ही शहरों तक का पहुंच की बात होती थी, लेकिन अभी के जो खान पान है, अभी का जो क्लाइमेट है, अभी का जो जीवन दिनचर्या है, उसको देखेंगे तो किडनी के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने 32 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर चुके हैं। सभी लोगों का बिना पैसे का हम 32 जिलों में चालू किए हैं। 33वां जिले में अभी डायलिसिस का उसकी जो करने का वो प्रक्रिया में है। उसके अलावा हमारे 25 विकासखंड के जो सीएससी हैं, 25 विकास खंडों में हम इस साल निःशुल्क डायलिसिस प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं अपने आपातकालीन सेवाओं का, ये आप लोगों से कोई छुपा नहीं है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं पहले चल रही थी। हमने प्रदेश में एम्बुलेंसेस की संख्या, जो इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस उनको बढ़ाकर 300 के नीचे जो हुआ करती थी उसको 375 तक किए और उसमें जो एएलएस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसको पहले 30 करीब था, उसको बढ़ाकर 70 किए। 5 ऐसे एम्बुलेंसेस जो देश में दूसरा ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां बच्चों के लिए एम्बुलेंस पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ हमने प्रारंभ किया। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां 5 नियोनेटल के हमने एम्बुलेंसेस प्रारंभ किए और सभी संभाग मुख्यालयों में वो हमारे वो भेजे गए हैं और लगातार छोटे बच्चों को उसमें लाकर उनकी जान बचाया जा रहा है। और
अपने हायर सेंटर में उसको रिफर करके उनको हम कर रहे हैं। मैं केवल ये जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जब तक आपके हॉस्पिटल्स, जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो केवल रेत और सीमेंट का भवन बना देने से कोई उसमें जयकार नहीं होती। लेकिन साच को आँच कैसा कहा जाता है, तो इसको परखने के लिए भारत सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वतंत्र टीम एक सर्वे करती है, कई पैरामीटर पर जांच करती है पूरे देश में, और इसके बाद एनक्वास सर्टिफिकेट देती है, नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देती है एनक्वास। तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इसको देती है एनक्वास को। तो आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि हमारे प्रदेश के 1297 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर, जिनको आयुष्मान आरोग्य केंद्र कहते हैं, वहां से लेकर जिले तक का 1297 अभी तक सर्टिफाइड हो चुके हैं, और 618 अभी अंतिम स्टेज में चल रहे हैं। उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार के उसमें मानक होता है। और इस कड़ी में केवल ऐसा नहीं कि रायपुर, बिलासपुर और शहर ही शामिल है, इसमें बस्तर क्षेत्र में चिंता गुफा, जो आप लोगों की जानकारी में होगा धुर नक्सल क्षेत्र होता था, वहां के हॉस्पिटल को एनक्वास सर्टिफिकेट मिला। कुंडला, आकाबेड़ा, एहनार और ओरछा का नाम तो आप सुने ही होंगे, अबुझमाड़ क्षेत्र का। ओरछा के भी हॉस्पिटल को अबुझमाड़ क्षेत्र के उसको एनक्वास सर्टिफिकेट मिला। ये बताता है कि हमारी स्वास्थ्य की गुणवत्ता न केवल शहरों में बल्कि उस दूर नक्सली क्षेत्र में भी अभी हमारी है, जहां तक आम जन तक पहुंचना नामुमकिन होता है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती हैं। आयुष्मान योजना की मैं बात करूं, आप सब उसके गवाही हैं कि जब हमारी सरकार आई, इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान से इलाज करना बंद कर दिया था। आए दिन उनके हड़ताल होते थे, आए दिन उनकी मांग होती थी। सरकारी प्राइवेट करके 1750 करोड़ की पेंडेंसी पिछली सरकार ने हम लोगों पर छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये बताते हुए हर्ष है, आप लोग पूछ सकते हैं प्राइवेट वालों से, कि हमने उनका पूरा एक एक पैसा को, पूरा उनका पिछला बकाया को, देनदारी को पूरा किया। और पूरा ही नहीं किया, उस सिस्टम को हम लोगों ने सुदृढ़ करते हुए लगातार, जो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि 1 महीने पूर्ण होने के बाद उसमें कई प्रक्रिया होते हैं, लेकिन पैसे का भाव में कहीं काम नहीं रुक रहा है, लगातार एक सिस्टमेटिक उनको भुगतान हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस भुगतान सिस्टम में पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। और भारत सरकार की जांच करने के बाद, पूरे प्रदेशों की मिलान करने के बाद, भारत सरकार ने जो आयुष्मान योजना के तहत हमको देश में पहला पुरस्कार भी दिया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा आयुष्मान क्षेत्र में उपलब्धि है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स को भी, और आयुष्मान योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी को भी तारीफ करता हूं कि इस योजना को हमारे देश के पटल पर पहला स्थान पहुंचाने में आप लोगों ने काम किया है। आए दिन हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसके जांच प्रणाली का, डायग्नोस का। अगर बीमारी का पता ही नहीं है, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो दवाई सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए जांच सही होना आवश्यक है। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया, और पूरे प्रदेश में जो अटल आरोग्य लैब की स्थापना हम लोगों ने किया, जिसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सार्वजनिक उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से, HLL के माध्यम से हम लोगों ने प्रारंभ किया। पूरे जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्रदेश के सभी CHC में हमारे ये सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। और नीचे PSC तक का वहाँ जांच के साथ, अगर अभी हम एक साथ उसको स्थापित करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी उसको जो कैरियर है उसके माध्यम से भी ब्लड को लाकर हम जांच करने सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे 1051 संस्थाओं में हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये जांच प्रणाली को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
अब चिकित्सा शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये चिकित्सकों के जो निर्माण का काम है इन्हीं के स्वरूप होता है। तो आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के नाम वो रिकॉर्ड स्थापित हो चुका, जो छत्तीसगढ़ जैसे मझोले राज्य हैं, देश के किसी भी 2-3 राज्यों को छोड़कर जो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनके अलावा देश में आज तक किसी भी प्रदेश को एक साथ 5 नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता कभी नहीं मिला, और वो छत्तीसगढ़ को मिला है एक साथ 5 नए मेडिकल कॉलेज। मनेन्द्रगढ़, जसपुर, जसपुर के कुनकुरी, हमारे दंतेवाड़ा, कवर्धा और जांजगीर चांपा, इन पांचों का खासियत यह है कि जांजगीर चांपा हमारे अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है, बाकी बचे हुए जो जसपुर है, मनेन्द्रगढ़ है, दंतेवाड़ा है, कवर्धा है, ये ट्राइबल क्षेत्र है। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हमारे जनजाति समाज को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति उस बाहुल्य में मेडिकल कॉलेज न केवल खोलने का काम किया, बल्कि हमारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चालू है, प्रगति पर है और उसकी मान्यता मिल चुकी है। हमारे उसकी डॉक्टरों की, प्रोफेसरों का भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है और पैरा मेडिकल स्टाफ और नीचे के भी स्टाफों को हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। और आने वाले समय में जब हमारा मेडिकल का शिक्षा सत्र प्रारंभ होगा, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी फैकल्टी की वहां कमी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है प्रोफेसरों का, वो हम करने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य ही है जहां एक फिजियोथेरेपी कॉलेज था, 7 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज हमने खोलने का काम किया है और इस वर्ष 6 में हम उसकी पढ़ाई भी चालू कर रहे हैं, उसकी भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ है। इसी प्रकार नर्सेस हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का बैकबोन होती है। डॉक्टर अगर नहीं भी हैं तो नर्सेस में क्षमता होता है कि वो वहाँ मरीज को देखती हैं, ज़्यादा केयर करती हैं और हर तरह से नर्सेस वहाँ उस समय मरीजों के लिए उपयोगी होते हैं। इस दृष्टि से 14 नए नर्सिंग कॉलेज हमने छत्तीसगढ़ में खोलने का इस 2 सालों में काम किया, जिसमें 9 नर्सिंग कॉलेज हम इसी साल चालू कर रहे हैं। हमारा काम कागजों में नहीं होता है, सभी के सभी 14 के उनके भवनों की भी स्वीकृति हो गई है, कई में भवन निर्माण प्रारंभ हो गए हैं और समय सीमा के अंदर आप देख सकते हैं कि बलरामपुर, पुसौर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, बैकुंठपुर, नया रायपुर में भी एक है जिसको हमारा आयुष यूनिवर्सिटी चलाएगी, कुरुद, मनेन्द्रगढ़, सरिया, कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं बीजापुर जैसे क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा में मैं बात करूं तो हमारे नवीन छात्रावास भवन का निर्माण भी हम चालू कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को 2 डीएम कार्डियक सीटें जो मिली, मुझे लगता है कि देश के कम ही ऐसे राज्य हैं जिनके मेडिकल कॉलेज को डीएम कार्डियक का अनुमति मिलता है और वो काम हमारे इस रायपुर के मेडिकल कॉलेज को उपलब्धि प्राप्त हुई है। साथ ही 3, चूंकि यहाँ कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एमसीएच के ऑन्को सर्जरी विभाग में भी 3 एमसीएच हमारे इसकी भी हमको मान्यता मिली है, जो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधाओं का, तो केवल एक सुपर स्पेशलिटी दाऊ कल्याण सिंह डीकेएस हमारे राज्य में संचालित रही है और उसमें 9 विभाग के माध्यम से इलाज होता है और एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टेट का आखिरी उम्मीदों का केंद्र केवल अभी तक डीकेएस रहा है, लेकिन बिलासपुर और जगदलपुर ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही है कि बिलासपुर में हम प्रारंभ कर चुके हैं। जगदलपुर में हमने पीपीपी मोड पर कॉन्टिनेंटल ग्रुप, जो देश के कई राज्यों में इनके हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हैं, ऐसे ग्रुप के साथ एमओयू किया है और वहाँ हमारे जानकर आप सब लोगों को खुशी होगा कि अभी तक वहाँ 610 ऐसे लोगों का इलाज और सर्जरी हो चुका है जो सुपर स्पेशलिटी के रूप में, जिनको या तो रायपुर आना पड़ता है या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अब पूरी सुविधाओं के साथ वहाँ हार्ट की भी सुविधा हम लोगों ने पिछले दिनों प्रारंभ कर दिया है। अब जगदलपुर बस्तर क्षेत्र के लोगों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाने की आवश्यकता नहीं है,
सारी इलाज वहीं जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी में होगा। इसी प्रकार से मैं कुछ हमारे राज्य का महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है मेका सहारा। मेका सहारा के बारे में बताना चाहूँगा कि आप सब लोग लगभग हफ्ते में एक आध बार आप लोग के भी वहाँ विजिट हो जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं पहले और अब में व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वो बात अलग है कि कई ऐसे पुराने होने से जिससे अभी आग ही लग गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे वायरिंग हो, चाहे उसकी एसी हो, चाहे उसके टाइल्स हो, चाहे इंटरनल रेनोवेशन हो, चाहे एक्सटर्नल हो, 50 लाख रुपए का दो पार्ट में, एक इंटरनल और एक्सटर्नल का हमने 50 करोड़। हाँ 50 करोड़, सॉरी हम लाख से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा बड़ा रकम है ना। 50 करोड़ रुपए की राशि हमने दे दिया है पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी ने इंटरनल का टेंडर करके वर्क आर्डर भी दे दी है और एक्सटर्नल का भी उनकी टेंडर प्रक्रिया है। ये मेकाहार अब अपने नए लुक में होंगे आने वाले समय में। ना तो वहाँ कोई आग लगने की कोई आशंका है, ना एसी बंद होने का है, ना लाइट का है। पूरे नए सिरे से हम उसको करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अधिकतम 1 से 1.25 साल में सारी चीजें हो जाएंगी। मेकाहारा में जो बेड संख्या आप लोगों ने देखा, आप लोग मीडिया में भी चला, माननीय हाई कोर्ट ने भी हमको निर्देशित किया कि डबल डबल आप यहाँ सो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया था कि ये यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हमको अतिरिक्त 700 बेड का और चाहिए। 700 बेड की भवन की स्वीकृति हमको मिल चुकी है, उसका टेंडर हो गया है, टेंडर खुल भी गया है और उम्मीद है बारिश कम होगा तो 15-20 दिन के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लगभग 325 करोड़ का 700 बेडों का हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी करेंगे। इसी कड़ी में छात्रों के लिए छात्रावास का हमने 62 करोड़ का भी भूमि पूजन का कार्य किया। सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए हम लोगों ने उसको राज्य स्तर का ही नहीं, क्षेत्रीय सिकल सेल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करने के लिए, इसके लिए भी लगभग 81 करोड़ रुपए की 85 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। इसकी भी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस संस्थान में जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से लेकर सिकल सेल से संबंधित कई चीजों की हम व्यवस्था करेंगे। मेडिकल संस्थानों में बढ़ता हुआ जो हमारा विश्वास है लोगों का, आपको बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी से 15 जुलाई 2026 तक इसी साल में 15,58,000 लोगों की ओपीडी केवल हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटलों में हमने किया है। 15,58,000, और ये पिछले 3 सालों की तुलना में 1.5 गुना है। ओपीडी जहां मेकाहारा में मात्र 1500 होता था, आज बढ़कर 2800 से 3000 हो गया है 2 सालों में। आईपीडी जहां 600-700 होता था, 1000 से ऊपर एनी टाइम मेकाहारा में भर्ती रहते हैं। तो ये बताता है बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वास्थ्य के प्रति विश्वास, वो ये दिखाता है। इसी प्रकार से डायलिसिस 25,239 हमारे मेडिकल कॉलेज ने किए हैं। एमआरआई 4,06,000 लोगों 6,000 लोगों का, एमआरआई, सीटी, एक्सरे और यूसीजी तीनों मिलाकर। साथ ही साथ 4,72,000 से अधिक लोगों का माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट भी किया गया है। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रोफेसरों की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और उनके नीचे के भी जो एसआर, जेआर और डेमोस्ट्रेटर हैं, उनके भर्ती प्रक्रियाओं में हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि उनको कुछ अलग से पैकेज भी दिया जाए ताकि दूरस्थ अंचलों में लोग जा सकें। इस पर भी हम जल्द ही हमारी सरकार निर्णय करेगी और हम उनको करेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता 2023 में 1460 यूजी थे, मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, वह 291 पीजी डॉक्टर कार्यरत थे, जिनकी संख्या 2026 में बढ़कर 1725 और 384 हो चुका है, जो लगभग 25% के आसपास हम लोगों ने वृद्धि किया है। इसी प्रकार से मैंने जैसा बताया कि विभिन्न एनएचएम और अन्य माध्यमों से 2436 पद की हमारी भर्ती हो चुके हैं और 1010 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार 3,500 नीचे के भी पदों के हम भर्ती किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में जैसा फैकल्टी की बात आती, हमने पीएससी से 125 पदों की भर्ती निकाले थे, उसमें हालांकि पूरे पद हमको नहीं मिले, 75 पद हमको उसमें प्रोफेसरों के प्राप्त हुए हैं, जिनकी पोस्टिंग भी हम कर दिए हैं। एवं बांड सेवा जैसा बता चुके हैं कि हम 2 साल से घटाकर
1 साल कर दिया और आने वाले समय में इसको समाप्त करने का भी हम विचार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज आप सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता था। आए दिन अखबारों में, चैनलों में और जांच में पता चलता था कि ये प्रमाण पत्र फर्जी हैं, ये सही नहीं है। इसलिए प्रदेश में सही गुणवत्ता युक्त ब्लड की जांच हो, अपने जो रेडियोलॉजी की अच्छे से जांच हो और सही प्रमाणिक लोगों से इसकी व्यवस्था की जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष से पैरामेडिकल कोर्स जो हमारे जो एलाइड एंड हेल्थ केयर पाठ्यक्रम हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 10 प्रकार के हम कोर्स अभी प्रथम चरण में चालू करने जा रहे हैं। अभी सात डिपार्टमेंट में हम चालू कर रहे हैं। पूरे 10 पुराने हमारे मेडिकल कॉलेज में हम अभी चालू कर रहे हैं और नए में हम आने वाले समय में, चूंकि अभी मेडिकल कॉलेज नया नया प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जगह, फैकल्टी और कई समस्याएं हैं, इसलिए पैरामेडिकल अभी पुराने सभी 10 मेडिकल कॉलेज में हम चालू कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, आप लोगों को मनोज जी साहब कापी भी दे देंगे आप लोगों को ग्रुप में जैसा होगा, मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, जिसमें हेमेटो टेक्नोलॉजिस्ट और मेडिकल लैब, ये हम चालू कर रहे हैं। ट्रामा, बर्न केयर एंड सर्जिकल एनेस्थेसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में जो एनेस्थेसिया होता है उसको मदद करने के लिए असिस्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हमारे यहाँ कहीं नहीं होता था, लेकिन अब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पैरामेडिक और ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, ये 2 कोर्स हो गए। तीसरा न्यूट्रिशन साइंस और प्रोफेशनल, जिसमें डाइटिशियन इंक्लूडिंग क्लिनिकल डाइटिशियन, फूड सर्विस डाइटिशियन, ये चालू कर रहे हैं। आंख से संबंधित ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल में ऑप्टोमेट्रिक्स और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इसकी हम 10 मेडिकल कॉलेज में कोर्स करा रहे हैं। 5वां कम्युनिटी केयर, बिहेवियर हेल्थ साइंस एंड अदर प्रोफेशनल्स, इसमें कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटर्स, हेल्थ एजुकेटर्स, काउंसलर इंक्लूडिंग डिसीज काउंसलर्स, डायबिटिक एजुकेटर्स, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, इस प्रकार के इतने कोर्स जो है कम्युनिटी मेडिसिन के माध्यम से कर रहे हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन इम्यूनोडेंसी वायरस, HIV काउंसलर और फैमिली प्लानिंग काउंसलर की भी प्रशिक्षण अभियान हम चालू कराने जा रहे हैं, ताकि प्रशिक्षित लोग हमारे इस क्षेत्र में काम कर सकें। इसी प्रकार आपको सुनकर और अभी खुशी होगा कि जो मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एंड थेरेपी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, इसमें जो रेडियोलॉजी हैं उनके टेक्नीशियन के लिए रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक मेडिकल रेडियोग्राफर, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग MRI, इसके आगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT, मेमोग्राफर, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर, कुल मिला के सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI और अन्य भी जो हमारे रेडियोलॉजी के हैं उसके टेक्नीशियन के भी 10 मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण करा रहे हैं, ताकि जो आए दिन हमारे पास ये होता है कि मशीन तो है लेकिन उसके टेक्नीशियन नहीं है। यदि टेक्नीशियन होंगे तो CT MRI हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट देखने वाला अगर कोई नहीं है तो आजकल टेलीपैथी के माध्यम से, टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से हम उसके रिपोर्ट लेकर उसका उपचार कर सकते हैं। ये सुविधा हम इसी वर्ष से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी प्रकार 7वां जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन असिस्टेंट, जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियर, इसकी बड़ी डिमांड रहती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजिस्ट, जो मशीनों के सुधार और उनको देखने वाले टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो नहीं रहते हैं, मशीन खराब हो गया तो पड़े रहते हैं साल भर कई जगह, तो ये त्वरित रूप से उसको करेंगे, जिनकी भी हम इसमें प्रशिक्षण करा रहे हैं। साथ ही रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, ECG के भी और इको के भी टेक्नोलॉजिस्ट हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये पैरामेडिकल कोर्स स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति के रूप में काम करेंगे और इनकी सारी डिग्रियां हमारे आयुष यूनिवर्सिटी से, जिस प्रकार MBBS
और एमडी की डिग्रियां प्रदान करती हमारी आयुष यूनिवर्सिटी। ये सारी डिग्रियां, डिप्लोमा जो भी हैं, ये आयुष यूनिवर्सिटी देगी और देश के किसी भी कोने में ये मान्य होगा। ये न केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का है, बल्कि प्रदेश के लाखों ऐसे बेरोजगार जो मेडिकल क्षेत्र में अपना जीवन संवारना चाहते हैं, अपना जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए होगा। और आज और एक चीज बता रहा हूं कि ये हमारे डिपार्टमेंट जितने हैं, इसको आने वाले साल में हम और बढ़ाएंगे। हमारे 20 प्रकार के ऐसे डिपार्टमेंट का चिन्हांकन हम लोगों ने किया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुलभ रूप से हो सकते हैं, जिनकी डिमांड है मार्केट में, ऐसे कोर्स को ये प्रथम चरण में हम चालू करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग, लंबा हो रहा है ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं थोड़ा शार्ट, ये बताना बहुत जरूरी था उतना, इसलिए मैंने उतना विस्तार से बताया। ये विस्तार से नहीं बताता तो दिक्कत होता। सवालों के लिए दे रहे हैं। इसी दिशा में योग और नेचुरोपैथी जो है, केवल हम इसमें ही नहीं बढ़ रहे हैं, एलोपैथिक में हम आयुर्वेद की ओर भी बढ़ रहे हैं। 4 योग और नेचुरोपैथी के हम इस साल चालू करने जा रहे हैं कोर्सेज। हमारे 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का एनआईटी के सामने जो जिंदल जैसा वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, जैसे हम बाहर जाते हैं तो योग नेचुरोपैथी के 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर। शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो रायपुर का 1950 से संचालित है, लेकिन यहाँ पे आज तक ऑडिटोरियम, छात्रावास की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये हमने चालू वहाँ पे इस बार स्वीकृत किया है, नए नवीन पद भी दिए हैं। बिलासपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, वर्षों पुराना था आयुर्वेद का, उसके लिए नया भवन 93 करोड़ 29 लाख का हमने चालू कर दिया है। शीघ्र ही नया भवन में वहाँ चालू होगा। इसी प्रकार से जो आयुष में हम लोगों ने पिछले 2 साल में 502 पदों का ये विभिन्न विशेषज्ञ और आयुष चिकित्सक, योग चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में हमने भर्ती किया है। प्रदेश में संचालित 400 स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे योगा इंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किए गए हैं, जो प्रतिदिन वेलनेस का काम करते हैं। हमारा एक विभाग खाद्य एवं औषधि प्रशासन है, जिसके माध्यम से लगातार आप देखते होंगे कि हम पनीर, खोआ इत्यादि के जो नकली खाद्य सामग्री हैं, उनको लगातार वो कार्यवाही कर रहे हैं। दवाओं की लगातार जांच कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में जितनी हमारी 2 सालों में हम लोगों ने 2.5 सालों में जांच किया है दवाइयों का, आज तक कभी नहीं हुआ होगा। हम लगातार जांच कर रहे हैं और उसको छुपा भी नहीं रहे। मीडिया के सामने हम लगातार उस बातों को रख रहे हैं। इसी प्रकार से जो टेस्टिंग के अभाव में कई ऐसे मिलावटी लोग बच जाते हैं, क्योंकि टेस्ट में समय पर नहीं पहुंच पाने से पूरे हमारे पास सुविधाएं यहाँ नहीं है, हम बाहर के भी राज्यों के लैब में भेजते हैं। तो अब लगभग 90 करोड़ से ऊपर का, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे आसपास के राज्यों का सबसे बड़ा जांच संस्थान प्रयोगशाला खाद्य औषधि विभाग के माध्यम से, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको तैयार कर रहे हैं, जो 96 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड लैब परियोजना उसमें हम चालू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जो CGMSC है, ये विभाग न केवल दवाई और चिकित्सीय उपकरण का खरीदी करती है, बल्कि एक निर्माण एजेंसी के रूप में सफलतम रूप से कार्य कर रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि 3 नए मेडिकल कॉलेज कोरबा, जांजगीर और महासमुंद जो अपनी पूर्णता की ओर है, वही 5 नवीन मेडिकल कॉलेजों को ये बनाने के लिए अभी न केवल टेंडर बल्कि उनकी निर्माण का कार्य चालू हो चुके हैं। इसी प्रकार से 700 बिस्तरी जो रायपुर का है उसका निर्माण करेंगे, 14 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण करेंगे, 5 जिला चिकित्सालय, 3 सिविल हॉस्पिटल, 1 कैंसर इंस्टीट्यूट, 22 क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट, और आने वाले समय में बिलासपुर में भी जो हमारे सिम्स जो बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसका भवन, कॉलेज, छात्रावास कुछ भी नहीं था, एक इंटीग्रेटेड रूप से, एक मॉडल के रूप में मुझे लगता है कि देश के टॉप हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल सिम्स का भवन इस CGMSC के माध्यम से बनने जा रहा है। और लगातार इस CGMSC के माध्यम से हम दवाइयों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के साथ साथ उसके जो उपकरण हैं उसको भी हम खरीदने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने समग्र रूप से रखने का आप लोगों के पास प्रयास किया है।
मैं अब आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने जो प्रश्न है उसको पूछें। आप राष्ट्रपति जी का अनुरोध है कि कृपया एक पत्रकार एक ही सवाल पूछें। समय दीजिएगा कि बड़ी योजनाएं हैं क्या आने वाले 2.5 सालों में पूरी हो जाएगी आपके कार्यकाल? देखिए, जो परियोजनाएं हैं जिनके जो निश्चित समय सीमा है वो पूरा होगा। हमारा सरकार का कार्यकाल पूर्ण होगा, लेकिन विभाग तो सतत रूप से चलेगा। हमारा प्रयास होगा समय सीमा पर सब हों, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो बड़े संस्थान हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, सभी हमारे कार्यकाल में हों, और उसके लिए टाइम लिमिट में टारगेट दिया है और उसी अनुरूप काम भी चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अभी आपने आपातकालीन सेवा 108 का कसीदा पढ़ा, 300 से 375 एम्बुलेंस हो गए, लेकिन राजधानी में कुछ ऐसी तस्वीरें आते हैं जहाँ पे सिटी सिविल जो ये पेशेंट है उसको डाला में लेके जा रहा है। ये ज्यादा दिन 7 दिन तक पहले की बात कर रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज और आपको बताना, वहां जाने के बाद वहां के एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि आपको 108 की सुविधा यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, देश राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा, वहां पे एक पूरा मोनोपोली है, क्योंकि आज जब आदमी का डेथ हो जाता है वहां पे उसको फ्री सुविधा मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो एम्बुलेंस का पूरा मैं इसलिए क्योंकि तमाम वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो मैं उनको संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मोनोपोली है इस मोनोपोली को खत्म करें। मैं आपके संज्ञान दिला रहा हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है, और बीच में आप लोगों के मीडिया के माध्यम से वो जानकारी मेरे तक आई थी। हमने इतने कड़े प्रावधान इसमें किए हैं कि यदि शहरी क्षेत्रों में, आप लोग भी नोट कर लें, 15 मिनट में यदि वो नहीं पहुंचाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में, तो उनके हम राशि जो है कई गुना काटते हैं। उसका स्लैब भी मैं दे दूंगा, और वो जानकर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम हम ऑनलाइन किए हुए हैं। और जहां तक मेकाहारा में जो डेड बॉडी की बातचीत है, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, तो लेकिन हम लोगों ने लगातार जो हमारा 100 वाहन है उसके माध्यम से हम ये राज्य के अंतिम छोर तक बॉडी को पहुंचाते हैं। परंतु अगर इस प्रकार की कहीं दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से हम सजग हैं, उस पर बिल्कुल संज्ञान लेंगे। वहाँ के वार्ड बॉय के पास ही पूरा मोनोपोली है। आप चाहे तो आप संज्ञान लेकर चेकिंग करा सकते हैं। वहाँ का जो वार्ड बॉय है उसके पूरे कम से कम 12 से 15 गाड़ी चलते हैं प्राइवेट, वो 108 को जाने नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछें। नमस्कार। ठीक है, संज्ञान में आ गया। अच्छा है, धन्यवाद आपका। मंत्री जी, मेरा नाम चंदन शुक्ला है। इधर देखिए, आप अच्छा प्रश्न पूछा। आप नहीं भी पूछते तो शायद मैं बता ही देता इसमें। पहला चीज तो एचएलएल कोई व्यक्तिगत कोई एजेंसी नहीं है। ये भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है। इस पर नियंत्रण हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। दूसरा, हमने बिलों में नहीं दिया है इसको, इसको सेम रेट में दिया है। जो भारत सरकार का जितना खर्चा अगर जांच में होता है, बिलों में नहीं दिए, हम पूरा दिए हैं। आप तो बिलो बता रहे हैं 14%, हम 14% राशि उसका इसलिए काटेंगे कि हमारा जो मशीन, उपकरण, मेन पावर, जितना असेसमेंट में उनकी टीम और हमारी टीम ने मिलकर असेसमेंट किया, तो हम लोगों ने पाया कि 14% अगर जितना भी एक कैलकुलेशन हो आएगा, तो 14% की राशि हम लोगों ने उसको कम किया है। हो सकता है कि अन्य राज्यों में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा रहे होंगे, इसलिए वो ज्यादा काटे हैं। जहां कम रहा होगा, कम काटा होगा। और हमने पूरी नियम के तहत उनको कैबिनेट में अप्रूव करा के दिया है। और हमारा उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता युक्त जांच प्रणाली सिस्टम देना है। अगर उसमें जांच में कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें भी मैंने जो है वो एकदम पारदर्शिता के साथ आपको बताया है, और पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने किया है। मंत्री जी नमस्कार।
देखिए, पीएसयू को देने का कारण ये है कि तो वो अधिकृत रूप से सर्टिफाइड है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में करता है, क्योंकि भारत सरकार को पीएसयू है। जी नहीं, रेट स्वास्थ्य सुविधाओं में रेट की बात नहीं रहती है। देखिए, हम किसी चीज का दाम रखे हैं कि पानी 5 रुपए बोतल है, यदि कोई 5 रुपया बोतल में खरीदता है तो हमें क्या आपत्ति है। अगर कोई 4.5 रुपया मांगे तो हमको दिक्कत है। अगर हमको खरीदना है तो इसकी 5 रुपए कीमत है, हम 5 में ले रहे हैं, अगर हम 6 में लें तो आप बोल सकते हैं। तो भारत, चूंकि भारत सरकार का फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम है वो, और भारत सरकार ही पैसा देती है। देखिए, उसकी प्रक्रिया है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है उसमें तो कई लोगों ने उस पर सवाल भी उठाया। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उनको निवेदन भी करूंगा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए अन्य भी प्रक्रिया है, परंतु हमारा उद्देश्य गुणवत्ता युक्त जांच प्रणाली और चिकित्सा सुविधाएं देना है, वो हमने किया है। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि चिकित्सा शिक्षा जो है वो नींव होती है स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें ऐसी तस्वीरें आ रही है जैसे प्राइमरी मिडिल स्कूल या बिल्डिंगों में जिला अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। अभी ये स्थिति है कि जो बीडीएस है, डॉक्टर बीडीएस है, उसको एचओडी बना दिया गया है। ऐसी प्रकार से एमबीबीएस है, उसको सेकेंडरी विभाग का एचओडी बना दिया गया। तो ये पढ़ाएंगे कैसे? क्या ये संभव नहीं था कि रायपुर के जो स्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है वहां पर छात्रों को लाके सीट बढ़ा के पढ़ाया जाता, उसके बाद उन्हें रिक्रूट किया जाता? ये ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र से 300 करोड़ रुपए मिलता है कॉलेज के लिए, ये तो आप ही की सरकार है, केंद्र में स्टैब्लिश करके खोलते तो बेहतर था। क्योंकि जो स्थिति में बिल्डिंग्स है और जो स्थिति में कम से कम 1 दर्जन ऐसे एचओडी आपको निकलेंगे जो एमबीबीएस है, बीडीएस है, मतलब जो पढ़ाई नहीं सकते खुद अभी छात्र की स्थिति में। एक दूसरा सवाल प्रतीक बहुत गंभीर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई इसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि अमित कटारिया साहब यहाँ बैठे हैं तो बोलना जरूरी है। 30 से 40,000 नकली 30,000-40,000 किलो नकली पनीर हमारी टीम ने पकड़ाई है। ठीक है, विभाग का अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो पत्रकारों का जवाब दे, लेकिन कर्तव्य है कि वो मीडिया वालों से बात करें। स्थिति आपको बता दूं, मैं और यहाँ खुले मंच में बोलने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि खाद्य विभाग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा है। जो फैक्ट्रियां पनीर की चल रही है, 3 बार 4 बार उनका सैंपल फेल हुआ है, वही अधिकारी जाते हैं, वही सैंपल लेते हैं, सैंपल फेल होता है। वो फैक्ट्री आज भी हर दिन 50 से 100 टन पनीर बना रही है। रायपुर में जो आईएसबी बस स्टैंड है, वहां से न सिर्फ रायपुर, पूरे उड़ीसा में सर पनीर पूरा जाता है, पूरा कार्टेल बन गया यहाँ पर। और आपको बता दूं, मुरैना में जिन लोगों पर रासुका लगा है वो रायपुर में आके फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अमित कटारिया साहब जवाब नहीं देते, फोन पे उठाते, मिलते नहीं। ठीक है, आप 3-4 सर ऐसे अधिकारी नियुक्त कर दीजिए जो स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग और खाद्य विभाग का हमको बाइट दे दें उनका। ठीक है, भाई वो बाउंड्री है, लेकिन जिम्मेदारी तो सब दे। पूरा कार्टेल बना हुआ है, आपको मैं 24 घंटे में कभी भी बोली। और सर सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो मेनू में लिखना पड़ता है कि आप पनीर खिला रहे हैं कि एनालॉग खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं, मुरैना के लोगों को पकड़ के खाद्य विभाग के अधिकारी लाइसेंस बना के दे। और इतना भयंकर भ्रष्टाचार है खाद्य विभाग में, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। अभी बोलेंगे तो गाड़ी बैठा, अभी पनीर की फैक्ट्री, दाल की फैक्ट्री, लाखड़ी की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री, अभी हम जाके दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शिकायत भी है सर। तो जवाब नहीं लीजिएगा, इतना लंबा बोलिएगा तो भूल जाएंगे। 2 सवाल है सर, एक तो वो बीडीएस एमबीबीएस को एचओडी बनाते हैं, उसको पढ़ाई कैसे बताइए? नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब। देखिए, पहला चीज, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश में काफी लोग चाहते हैं कि ऐसे अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके भी तो इच्छा होते हैं मेडिकल कॉलेज खोले। हम रायपुर को कोई 2वीं दर्जे की नहीं देख रहे हैं, अगर वहां बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी 700 बेड का हॉस्पिटल दे रहे हैं। सर 5 साल में 2 बार भूमि पूजन हो गया। सुनिए ना, 5 साल में भी 2.5 साल हमारा हुआ है, हम तो एको बार अभी नहीं किया, अभी करेंगे उसका भूमि पूजन हम नहीं किया, अभी करेंगे बकायदे लाव लश्कर के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो देखिए भैया, ऐसा है कि पहले भी लोग काफी आनंदित हुए थे और काफी लोगों तक जानकारी पहुंचा था कि मेडिकल कॉलेज डूब गया, सब ये हो गया, गड़बड़ हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, एनएमसी रद्द कर दिया। ऐसा लगा कि उस पैसे को ले जाकर मैं अपने खेत में बो दिया। और क्या हुआ, एनएमसी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, पूरी पैरामीटर देखकर उन्होंने दिया और उसकी मान्यता मिली है। और अभी मैंने उस समय बोला था कि मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी मैच चल रहा है, अंतिम रिजल्ट आएगा, तो अभी आप इंतजार तो करिए, हमारे क्लासेस नहीं चालू हुए हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि जो अभी एचओडी हो सकता है बना दिए होंगे, लेकिन अभी
जो फॉर्मेलिटी पूरा करना है हमको, वहाँ के संसाधन का, इस्टेब्लिशमेंट का, क्लासरूम का, उन सबों के लिए व्यवस्थाओं के तहत हम किए हैं। जैसे नर्सिंग में आप बोलिएगा कि आपके पास नहीं है, तो कुल 6 नर्सिंग कॉलेज थे, उसको अभी नया 14 हम खोल दिए। तो कहीं ना कहीं तो अभी व्यवस्थाओं के तहत हमको करना पड़ेगा, और हम रिक्स नहीं लेंगे तो कैसे होगा भैया। अगर सोचेंगे कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हम ला रहे हैं उसकी पैकेज। जिस दिन हमारी क्लास चालू होगा उस दिन, उस समय तक एक प्रेस हम और बुलाएंगे। मैं आप लोगों से आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप लोग अगर डॉक्टर मिलते हैं तो उनको भेजिए हमारे पास। उनको हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, जो डेंटल हैं और अन्य एमबीबीएस के जो एचओडी आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं है जानकारी, परंतु उसमें नियम में होगा तभी किए हैं, लेकिन अभी ये वैकल्पिक रूप से है, स्थायी कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आपने एनालॉग की बात की और खाद्य विभाग में, तो उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी कई मीडिया वालों ने फोन किया है, और उनके कहने से मैंने टीम भी भेजा है। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितनी कार्रवाइयां नकली पनीर खोआ पकड़ने का काम पिछले 2 साल में हुआ है, 2.5 साल में हुआ, उतना पिछले 5 साल में नहीं हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लूंगा होटल का, प्रदेश का सबसे बड़ा होटल जिसको आप लोग कह सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वहां भी हमारी टीम उनके खाने पीने की चीजों की जांच करने गई थी। और जांच में जो भी पाए होंगे, अच्छा पाए होंगे, गलत पाए होंगे, मैंने डिटेल नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां गई थी। और एक चीज और बता देता हूं, आपने बड़ी चिंता किया, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है। उसको हमने रेडी कर लिया है, आज उसके ऑर्डर निकल जाएंगे, पहले से हम तैयारी कर चुके हैं। लेफ्ट साइड से सवाल है। हाँ, घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज के बाद, आज से नहीं, आज के बाद, आज ऑर्डर जारी होंगे। सर, दूरस्थ अंचलों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए करोड़ रुपया को खर्च, कई ऐसी तस्वीर जो सामने आती है, खासकर बरसात के मौसम में, जो एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, कोई गाड़ी नहीं मिल पाती, उनको हाट पर ले जाया जाता है स्वास्थ्य सुविधा तक के लिए, हॉस्पिटल तक के लिए। देखिए भैया, कई चीजों के लिए वो बात जरूर है, अगर खाट से धो के ला रहे हैं तो जरूर बोल देंगे कि स्वास्थ्य विभाग का गड़बड़ी है, और हम उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन उसको थोड़ा और ही अंदर जाकर देखिए कि वहाँ सड़क ही नहीं है, पुल ही नहीं है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाएगी तो कैसे करेंगे। जहां तक हमारी एम्बुलेंस पहुंच सकती है हम पहुंचाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को कि आने वाले 2 साल के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां तक पुलिया और सड़कें ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन मन योजना के तहत हर ऐसे क्षेत्रों में सड़क और पुल बनाने के लिए पैसा दिया है। अब आने वाले समय में ये भी स्थिति नहीं आएगी। लेफ्ट साइड से तो सवाल है। मैंने कई बार आपको सुना है और आप कहते हैं अक्सर कि आप जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला था, वो कोमा में था, और उससे आप उसको आगे निकाल कर गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2.5 साल में कोमा से कहाँ तक पहुंचा? देखिए, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, चलिए, क्योंकि जो विषय आया था जिसे HLL को देने की बातचीत आई थी, उसमें मेरे को बात रह गया है, क्योंकि मैं एकदम 24 कैरेट सोना जैसा इसमें काम करके देने का मेरा विचारों के साथ हमने काम किया है। पिछले समय यही जांच प्रणाली थी जिसका 700 करोड़ का, 6 से 700 करोड़ का रिजेंट घोटाला हुआ। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि रिजेंट खरीदने ही न पड़े। 230 करोड़ रुपए सिर्फ जांच के लिए रिजेंट और उपकरण के मेंटेनेंस का हमको देना पड़ता था। HLL से कराने के बाद हमको 220 करोड़ का खर्चा बैठेगा। पहले हम 48% टेस्ट कर पाते थे, अब जो है 100% हम करेंगे, पूरी गारंटी के साथ करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें आप लोगों को एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेरा निवेदन है। और अगर अच्छा है तो इसमें हमारी हौसला भी बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। बाकी अगर आर्थिक अनियमितता कहीं भी है तो उसके लिए तमाम फोरम है, व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए, जांच होना चाहिए। आप बोलेंगे तो मैं जांच के भी अगर नियमित अधिकृत रूप से आप देंगे तो मैं जांच भी करा सकता हूं इसका, लेकिन हमने इसमें अच्छा काम किया है। तो यही तो कोमा है, कोमा से अब चल रहा है। जब चल रहा है तो लोग भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि पहले और अब में 1.5 गुना ज्यादा IPD OPD बढ़ा है। जी जी भाई साहब। इधर देखना, इधर राइट साइड में देखिए सर। सर, मेरा सवाल है, रायपुर से हॉस्पिटल में 2019 में आग लगी थी कोरोना काल के दौरान, उसके बाद फिर लगातार आग लगी है, और अभी नेताहारा में भी आग लगी है। तो और कई हॉस्पिटल आज भी सेफ्टी
के रूल नहीं अपनाए हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसका आप छोटा सा आंसर दीजिए, छोटा सा ही सवाल है। मैं वैसे देखिए, जैसा अभी वो एम्बुलेंस और खाट वाला बताया ना, वैसे ये भी है। ये भी हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है गृह विभाग के अंतर्गत। फायर सेफ्टी का उसका प्रमाण पत्र, उसकी जांच, उसका वो सब ऑडिट करने का काम उनका होता है, लेकिन हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लगातार जांच भी करा रहे हैं, और जो आप देखे होंगे कि ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिजी इलाके में है, तो हमारी टीम जो है उन पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रही है। और हम जो नया लाइसेंस दे रहे हैं, आयुष्मान में दे रहे हैं, तो उसको मैंडेटरी रूप से कर रहे हैं कि उनके पास फायर की सिस्टम हो, उसकी ऑडिट हो, सारी व्यवस्था हो। थोड़ा दीदी को बोलने, एक मिनट दीदी को बोलने दीजिए, नहीं तो आरोप आपके ऊपर लग जाएगा, हमारे ऊपर बोलने नहीं दे रहे। मंत्री जी, गांव में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर बहुत कॉमन है। सिर्फ गांव में नहीं, यहाँ रायपुर में भी है। और क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिला अस्पताल है या जितने भी हमारे गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ या तो मेमोग्राफी मशीन है, पेप्समियर है, तो टेक्नीशियन नहीं है, या तो खराब है। तो इस पे स्वास्थ्य विभाग और आपका क्या कहना है, और इससे आप कैसे जूझेंगे, इसकी क्या नीति है? इसके लिए मैं सत्या जी आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आपने सूपे बेड़ा के लिए मेरा विशेष रूप से नया जब बना था ध्यान आकर्षित किया था, और मैं सूपे बेड़ा गया भी था। वहाँ उस समय डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, वहाँ एम्बुलेंसेस नहीं थे, तो मैंने प्रॉपर सूपे बेड़ा में डायलिसिस की व्यवस्था किया। एम्बुलेंसेस 2 व्यवस्था किए। एक एम्बुलेंस जो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने, जो नेफ्रोलॉजी का एक बड़ा केंद्र जिसमें एम्स के डॉक्टर महीने में 2 बार जाते हैं, उसकी व्यवस्था की। और एक सेपरेट एम्बुलेंस रायपुर लाने के लिए हम लोगों का काम। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहाँ जो नदी का नाम भी मुझे याद है, तेल नदी है, तेल नदी है ना, तो तेल नदी में एनीकेट बनाकर वो अंतिम स्थिति में काम है, और फिल्टर होकर पानी जाएगा, उसकी हमने गुणवत्ता की जांच भी कराई है। तो अधिकांश जो वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में समस्या है, जिसके वजह से किडनी के रोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वैसी हालात नहीं है, क्योंकि ये बहुत देखिए, प्रतिवर्ष बारिश के समय में मलेरिया का प्रकोप होता है, और हम लोग लगातार मलेरिया की जो उसका फैलाव क्षमता है उसको कम कर रहे हैं, और लगातार 14वें चरण से छिड़काव और जांच भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले से हमारे यहाँ बेहतर स्थिति में हम लोग हैं, और इसीलिए अभी मलेरिया अभियान को लेकर बस्तर संभाग की बड़ी बैठक हम लोग ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा की न्यूज। ये है हमारा ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ी हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ। आइए इनसे करें स्वास्थ्य रिलेटेड बात। सर, उसका क्राइटेरिया जो नियमों के अधीन है, उसकी प्रशासन उस नियम के था। सर, जैसे कि अभी आपसे कुछ समय पहले हमने सवाल किया था महिला और शिशु जांच को लेकर। अब सर मेरा ये सवाल है, ये जो वीआईपी कल्चर हम फॉलो करते हैं, उस वजह से काफ़ी जो अस्पताल जा रही एम्बुलेंस है वो रुक जाती है, मरीजों को अपनी जान से खेलना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वीआईपी कल्चर बंद ही कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे भाजपा की सरकार में, जहां अन्य सरकारों में 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है, आजकल 1 या 2 गाड़ी से मंत्री चल रहे हैं। लाल बत्ती को भी हटा दिया गया है। तो हमने जो जिलों में मंत्रियों जो सलामी लिया जाता था, वो सलामी भी बंद कर दी है। तो वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। आम आदमी जैसा खास आदमी भी रहे, और खास आदमी भी आम आदमी जैसा रहे, तभी तो छत्तीसगढ़ में पेपर लीक होने की वजह से अब जो डॉक्टर आएंगे, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे हम क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या सरकार इसकी जवाबदारी लेगी? देखिए, हमारा काम है मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंटों को पढ़ाना, उनको अच्छे डॉक्टर बनाना, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी। इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसपे हमारा न्यूज़ चैनल भी सम्मिलित हुआ था। आपको कुछ ही वक्त में आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। प्रेस वार्ता के बीच में हमने क्या सवाल किया, क्या उपलब्धियों और प्रतिष्ठाओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा।
इसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। लगातार हम आपको लेटेस्ट अपडेट छत्तीसगढ़ की देते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज़।